आज भी खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर जाएंगी, वहां पे बैठेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकेगी। हुकूमत की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से माइनस इमरान खान कर दिया जाए। बीबीसी इसको रिपोर्ट कर रहा है। ट्रंप टू मीट वेनेजुएलन ऑपोजिशन लीडर एट द व्हाइट हाउस। ईरान के मामले पे लगता ये है कि मगरिब की कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे रजीम चेंज हो जाए। खित्ते के अंदर जो भी हुकूमतें हैं, अमेरिका की कोशिश है कि वो सारी इसराइल नवाज हों। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, आज मंगल के रोज इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है उनकी बहनों से और उनके वकला से, लेकिन आज भी लगता ऐसे है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। आज अडयाला के बाहर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का प्लान क्या है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने गुज़िश्ता रोज भी ट्वीट किया हुआ था कि तकरीबन 3 महीनों से खान साहब को कैद तनाई में रखा गया है और उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। और आज भी खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर जाएंगी, वहां पे बैठेंगी। और अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि हम वहां पे कुरान ख्वानी भी करवाएंगे और वहां पे इज्तिमाई दुआ भी करवाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि खान साहब से मुलाकात हो सके। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आज खान साहब से मुलाकात हो सकेगी? मेरा नहीं ख्याल कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकेगी। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इस हवाले से प्लान क्या है? गुज़िश्ता रोज ही हमने देखा कि आलिया हमजा मलिक साहिबा ने पंजाब के अंदर जितने एमपीए, पार्टी टिकट होल्डर्स और दीगर जो इंपॉर्टेंट लोग थे उनको ये कहा कि जो इस रीजन के अंदर हैं, यानी पिंडी के करीब हैं या फिर वहां पे पहुंच सकते हैं, वो जाएं, खान साहब की बहनों के साथ वहां पे बैठें और जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। पिछली मंगल को भी अचकजई साहब ने कहा था कि अगर यहाँ पे 10,000 बंदा इकट्ठा हो जाता है तो फिर शायद हो सकता है कि हुकूमत के ऊपर दबाव पड़े और वो मुलाकात करवा दें। पिछली दफा भी खान साहब की बहनों ने धरना दिया था लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई थी और आखिर में ये धरना इस बात के ऊपर खत्म कर दिया गया था कि इंतजामिया की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि अगली मंगल यानी आज मुलाकात करवा दी जाएगी। आज अब देखते हैं कि मुलाकात होती है या नहीं होती। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का प्लान ये है कि खान साहब की बहनें वहां पे अगर बैठती हैं तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने एमएनए एमपी हजरात वहां पे होंगे वो उनके साथ बैठेंगे। लेकिन ये जो सारा मामला है अडयाला के बाहर एहतजाज का, इसको ऑफ द रिकॉर्ड अगर कोई लीड कर रहा है तो वो खान साहब की बहनें हैं। ये नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप वहां पे जाए और वो अचानक फैसला कर दें कि हम यहाँ पे बैठ जाएंगे, हम ये एहतजाज कर देंगे, हम वो एहतजाज कर देंगे। नहीं, इसमें अगर कोई लीड लेता है तो वो खान साहब की बहनें हैं। और इस सारे मामले को अगर किसी ने अलाइव रखा हुआ है तो वो भी खान साहब की बहनें हैं। जिधर भी पेशी होती है, जिधर भी खान साहब का कोई मुकदमा लगा होता है, अडयाला जेल के बाहर भी हम देख रहे हैं कि 2 साल से मसलसल खान साहब की बहनें हर हफ्ते आती हैं और उनकी कोशिश होती है कि खान साहब से मुलाकात हो सके। तो आज भी खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद होंगी और अगर उन्होंने ये फैसला किया कि हमने यहाँ पे धरना देना है तो फिर पीटीआई वाले भी उनके साथ बैठेंगे और दीगर जो लोग हैं, हो सकता है जो जिस तरह उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी आ जाएं और उनके साथ बैठें। क्या ये धरना 1, 2, 3 दिन जारी रह सकता है? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि कुछ घंटों का एहतजाज किया जाएगा, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा जिस तरह माजी करीब में भी हमने देखा, और उसके बाद शायद इस एहतजाज को कॉल ऑफ कर दिया जाए। हाँ, ये डिपेंड करता है कि वहां पे कितने लोग आते हैं। अगर बहुत कम लोग हुए तो शायद थोड़ी देर धरना दिया जाए, अगर थोड़े ज्यादा हुए तो हो सकता है कि थोड़ी देर ज्यादा धरना दे दिया जाए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज खान साहब की बहनें दोबारा अडयाला जेल के बाहर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगी और वहां पे बैठेंगी भी अगर उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाएगी। अच्छा, अब हुकूमत क्या सोच रही है? देखें जी, हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात के ऑफर भी कर रही है। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत ये कहती है कि जी हम चीजों को आगे भी लेके चल सकते हैं। और मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी 2-3 हफ्ते पहले कि एक बड़े इंपॉर्टेंट हुकूमती वजीर ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा को एक मैसेज भी भिजवाया और कहा कि भाई इलेक्शंस पे भी बात हो जाएगी, इलेक्शन कमिश्नर पे भी बात हो जाएगी, दीगर मामलात के ऊपर भी बात हो जाएगी, आप हमसे बात करने के लिए तैयार हों। लेकिन मामला कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। अभी भी हुकूमत की ये कोशिश है कि मुज़ाकरात हो सकें, किसी तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए, यानी एंगेज रखा जाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इस वक्त मौकिफ है और खुसूसन इमरान खान साहब का मौकिफ ये है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो उसमें इमरान खान साहब को एंगेज करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट उनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकते तो फिर कम से कम 2-3 लोगों को भेज दें जो खान साहब से मुलाकात कर सकें और मुलाकात करके वो आए और फिर वो मुज़ाकरात का हिस्सा बने। तो हुकूमत की तो ये कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एंगेज किया जाए। लेकिन क्या ये एंगेजमेंट आगे बढ़ेगी? फिलहाल ये एंगेजमेंट मुझे आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि हुकूमत बस जाने वाली है, हुकूमत के लिए बड़े मसाइल खड़े हो गए हैं, उनको कोई 6 महीने की डेडलाइन दे दी गई है।
मेरी इतलात के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता। और उसके साथ साथ अक्ल मंतक भी नहीं मानती कि जनाब इस सिस्टम के अंदर हुकूमत को कोई ऐसी वार्निंग दे दी जाएगी। अगर हुकूमत को वार्निंग दे दी जाएगी या नून लीग को साइड पे कर दिया जाएगा तो क्या पीपल्स पार्टी सामने आएगी? और कौन है इस वक्त जो आके मामलात को संभाल सके? पीपल्स पार्टी की अपनी जो पोजीशन पंजाब में है वो आपके सामने है। वैसे गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी ने एक एहतजाज किया था कि भाई सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर ही एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। अब हुकूमत ने वो ऑर्डिनेंस वापस ले लिया है, ये खबर भी आप सामने देख सकते हैं। लेकिन जहां पे हकीकी जमहूरी मामलात होते हैं वहां पे पीपल्स पार्टी ज्यादा एहतजाज नहीं करती। इस हवाले से ऑल्दो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो आमरीत में भी नहीं होता, तो बाकी जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, दीगर बहुत सारे मामलात, क्या वो सब कुछ आइन और कानून के रूह के मुताबिक हैं? इस पर भी बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं कि जिस किस्म की तरामीम की गई हैं वो मुनासिब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, आइन और कानून के बिल्कुल रूह के मुताबिक है। लेकिन जो नवीद कमर साहब ने गुज़िश्ता रोज जब वो वॉकआउट कर रहे थे कौमी असेंबली से, उन्होंने कहा कि ऐसा तो आमरीत के दौर में भी नहीं होता। तो भाई आमरीत के दौर में अगर कोई जाली असेंबली भी हो तो उसके अंदर भी एक ऑपोजिशन लीडर होता है। यहाँ पे ऑपोजिशन लीडर की तैनाती नहीं की जा रही। और जिस तरह मैंने कल भी आपको बताया था कि अब ये खबरें आ रही हैं कि जी वफाकी हुकूमत ने इजाजत दे दी है स्पीकर साहब को कि आप नोटिफिकेशन कर दें ऑपोजिशन लीडर का। और अब ये कहा जा रहा है कि एक आधे दिन के अंदर जो है शायद अचकजई साहब का नोटिफिकेशन हो जाए। अब क्या सेनेट में भी नोटिफिकेशन होगा? क्योंकि इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान एंड कौमी असेंबली ऑफ पाकिस्तान दोनों में ऑपोजिशन लीडर नहीं है। तो जहां तक बातचीत का मामला है, हुकूमत की जानिब से कुछ पैगाम भेजे गए और एक मीटिंग के अंदर तो गालबन सुना है कि एक बड़े इंपॉर्टेंट वजीर भी थे, इस तरह की इतलात भी हैं। और जिस वजीर ने पैगाम भेजा वो खुद भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मुझे फिलहाल ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि चाहे मुज़ाकरात हों चाहे कोई और मामला हो, उनकी जो मैं बातें सुनता हूं, उनकी जो मैं खबरें सुनता हूं मुख्तलिफ PTI के रहनुमाओं से कि हुकूमत ने ये कहा, किसी और बंदे से कि हुकूमत ने ये कहा, उसका जो निचोड़ मेरी नजर में निकलता है कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से माइनस इमरान खान कर दिया जाए, किसी भी तरीके से माइनस इमरान खान कर दिया जाए। चाहे वो 6 महीने के मुज़ाकरात के जरिए यानी इमरान खान की बात बंद हो जाए, इमरान खान का कोई बयान बाहर ना आए, इमरान खान की तरफ से कोई हदायत बाहर ना आए, उनका सोशल मीडिया खामोश हो जाए, तो वो 6 महीने के लिए, साल के लिए, 1 महीने के लिए, मतलब जिस हद तक मुमकिन हो सकता है खान साहब को माइनस किया जाए। तो जितनी भी एफर्ट्स हुकूमत की तरफ से हैं वो मुझे मामलात को सुलझाने के लिए नहीं लगती कि कोई इलेक्शंस की तरफ जाएंगे और वो ये समझते हैं कि आइन और जमहूरियत की बहाली की जरूरत है। जैसे तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन पाकिस्तान वाले कहते हैं कि जी मुबैना तौर पे जमहूरियत बड़े खतरे में है और मुबैना तौर पे आइन बड़े खतरे में है। लेकिन हुकूमत की जो एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। अगर उधर से कोई मुज़ाकरात की बात भी हो रही है तो उसका एक ही गोल है, सिर्फ और सिर्फ एक हदफ है कि खान साहब की सियासत को और इमरान खान साहब को फिलहाल माइनस किया जाए। अगर मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर माइनस नहीं किया जा सकता तो कम से कम कोई वक्ती रिलीफ हासिल किया जाए। ये सामने आप देख सकते हैं जी, डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग के हवाले से रिक्वेस्ट की है जो कोर कमांडर हैं पेशावर के, उनसे कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से। अब देखते हैं कि ये ब्रीफिंग दी जाती है या नहीं दी जाती। माजी के अंदर भी दहशतगर्दी के हवाले से हमारी अस्करी क़यादत जाके कौमी असेंबली के अंदर भी ब्रीफिंग देती रही है, लोगों को बताया गया कि क्या मामलात हैं, किस तरह मामलात को आगे बढ़ाना है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी तो एक इशू है, उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। आप हो सकता है कि सियासी तौर पर कोई मुख्तलिफ तरीका देख रहे हों कि इसको ऐसे हल किया जाए, वैसे हल किया जाए, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वहां पे दहशतगर्द मौजूद हैं जो हमारे अवाम पे हमला करते हैं, हमारे आम लोगों पे अटैक किया जाता है, फोर्सेस के ऊपर अटैक किया जाता है, पुलिस वालों के ऊपर अटैक्स किए जाते हैं जिसमें आए रोज शहादतें होती हैं। तो दहशतगर्द तो वहां पे हैं, उनसे कैसे टैकल करना है भाई उनको। अब सिंपल सी बात है कि उन्होंने आपके कहने से तो नहीं मानना, इतने अरसे से मसला वहां पे चल रहा है, तो यकीनन वहां पे ऑपरेशंस की भी जरूरत है, वहां पे उनके खिलाफ कार्रवाई की भी जरूरत है। लेकिन इस सारे मामले को लेके आगे कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर मेरे ख्याल में शायद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली चाहती है कि हमें भी ऑन बोर्ड लिया जाए, हमें भी बताया जाए। लेकिन इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बड़ा संगीन मसला है और ये एक ऐसा इशू है कि इसके हवाले से बड़ी पॉलिसी में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो लोग भी ये कर रहे हैं
वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो कभी भी पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। चाहे कोई प्रॉक्सीज भारत की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, इस तरह के अटैक्स कर रही हैं, या हम बलोचिस्तान में देखते हैं कि वहाँ पे जो भारत का आपको फुटप्रिंट नजर आता है और हमारे हमसाया मुल्क की सरजमीन भी इस्तेमाल होती है। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। ये वो एक चीज़ है मेरे ख्याल में जिसके ऊपर एक जामे और एक मुतफ़िका कौमी पॉलिसी और कौमी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, ट्रंप साहब आपको पता है कि ग्रीनलैंड के हवाले से आए रोज कोई ना कोई बयान देते हैं। अब ग्रीनलैंड ने भी कहा है, ये सामने आप देख सकते हैं, ग्रीनलैंड सेज इट कैन नॉट एक्सेप्ट यूएस टेक ओवर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। वो ये कह रहे हैं कि किसी सूरत में भी यूएस का टेक ओवर हम कबूल नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड एक इंडिपेंडेंट आइलैंड है, डेनमार्क की सल्तनत कह लें आप या उनकी रियासत के मातहत, लेकिन ऑपरेट ये इंडिपेंडेंटली करते हैं। वहाँ पे एक जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि रेटरिक ट्रंप की अपनी जगह पे, दानिश्वरों के तज्जिया अपनी जगह पे, मुझे ये इतना आसान नहीं लगता। ये वेनेजुएला नहीं है कि ट्रंप अंदर चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक जमहूरी सिस्टम है। और वैसे भी नेटो का हिस्सा है गालबन डेनमार्क, और ग्रीनलैंड भी यही कहता है कि नेटो के फ्लैग के तले हम भी उसका हिस्सा हैं, और उसके जरिए हम अपने डिफेंसेस को मजबूत करेंगे। अगर आपको रशिया से डर है या किसी और मुल्क से डर है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि यूएसए हमें टेक ओवर कर ले। वहां पे आपको पता है रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से कहा जाता है। और वैसे भी ये जो स्कैंडिनेविया की कंट्रीज हैं, वहां पे हमेशा से ये खौफ रहा है कि किसी वक्त भी रशिया उठेगा और यहाँ पे हमला कर देगा। आप चले फिनलैंड आप चले जाएं, आप स्वीडन चले जाएं, फिनलैंड से तो आप फेरी के ऊपर बैठे हैं तो आप इस्टोनिया चले जाएं, वो जो सारा मशरकी जिसे आप यूरोप भी कहते हैं, आगे फिर रशिया आ जाता है। तो हमेशा से वहां पे ये फियर रहा है कि किसी वक्त भी रशिया एडवांस कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त रशिया इस पोजीशन में है या वो ये ख्वाहिश रखता है कि वो एडवांस करे। लेकिन जिस तरीके से नेटो रशिया के बैक गार्डन में पहुंची है, तो वो रशिया के लिए यकीनन अलार्म बेल्स तो बजी हैं, और फिर उसने कुछ एक्शंस वगैरह लिए हैं। और ये जो यूक्रेन की वॉर हो रही है, ये भी बुनियादी तौर पे इसी वजह से हो रही है क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता था, और रशिया ये समझता है कि अगर यूक्रेन भी नेटो का हिस्सा बन गया, उधर इनके फौजी अड्डे बन गए, तो भाई ये तो रास्ते में ही मिसाइल लगा देंगे। आपको पता ना कि मिसाइल शील्ड भी बनाई जा रही है यूरोप के अंदर, वो भी एक बड़ा पुराना मंसूबा है, और उसका बुनियादी मकसद यही है कि जब रशिया से कोई मिसाइल जाएगा तो उसको रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया जाए। तो रशिया ये समझता है कि अगर यूक्रेन में इस किस्म का कोई सिस्टम लग गया तो भाई अगर कल खुदा न खास्ता अमेरिका से जंग होती है तो हमारे मिसाइल तो यूक्रेन से भी आगे नहीं जा सकेंगे, या इधर से रोक लिए जाएंगे या उधर से रोक लिए जाएंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं। बुनियादी तौर पे यूक्रेन के खिलाफ जो रशिया ने जहारियत की है, उसका मकसद ये है, उनकी नजर में ये है कि भाई यहाँ पे हम नेटो के अड्डे नहीं बनने देंगे। अगर नेटो यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे इस तरह के फौजी अड्डे बन जाते हैं, तो हमारा जो दिफा है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा और दिफा हमारा खतरे में पड़ जाएगा। ये वो सारा मुकदमा है जिसके तहत जो है सदर पुतिन साहब ने, जो फिर आपने देखा कि उन्होंने वो जंग शुरू की हुई है, और यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। अच्छा, ट्रंप साहब एक तरफ तो ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपको पता है कि उन्होंने वेनेजुएला में जो किया, और फिर वेनेजुएला की वो जो अपोजिशन लीडर हैं जो इसराइल को बहुत पसंद करती हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये नोबेल पीस प्राइज मैं सदर ट्रंप से शेयर करना चाहती हूँ। अब व्हाइट हाउस ने उनको दावत दे दी है। जी हाँ जी, वो मिलने जा रही हैं सदर ट्रंप से, व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात होगी। ये सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी इसको रिपोर्ट कर रहा है। ट्रंप टू मीट वेनेजुएलन ऑपोजिशन लीडर एट द व्हाइट हाउस, उनकी वहां पे मुलाकात होगी। अब देखते हैं कि उस मुलाकात के अंदर क्या बातें होती हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि वो जो एक दुनिया भर में होता है ना कि जी ये आलमी कानून है, ये कोई रस्म है, ये कोई रिवाज है, इसके तहत चीजें चलती हैं। ट्रंप साहब ने जो किया कि गए, जाके वेनेजुएला के सदर को अगवा करके लेके आ गए। अब उनकी जो अपोजिशन लीडर है उसको व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं, और अब उसको इंस्टॉल करने की कोशिश की जाएगी अगर मामलात उनसे तय हो गए। यकीनन वेनेजुएला के अंदर भी अमेरिका के साथ कोई ना कोई लोग मिले हुए हैं जिन्होंने कोई डील की है, जिसकी वजह से वहां से मदुरो को अगवा किया गया, जिस तरीके से वहां से उनको उठाया गया। पर एनीवे, बड़ी खबर यह है कि अब वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर जो अपने मुल्क में नहीं जा सकती, छुपी हुई है, और उनको मिला था जनाब नोबेल पीस प्राइज भी, अब वो ट्रंप से मुलाकात करेंगी व्हाइट हाउस में। अच्छा जी, अगली खबर ग्रॉक के हवाले से है। जो एक्स की मसनूई जहानत है या एलन मस्क साहब की मसनूई जहानत है, उसको मलेशिया ने और इंडोनेशिया ने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ग्रॉक ये करता है कि किसी की भी तस्वीर डालो और उसको कहो कि जनाब इसको
धोती पहना दो या इसको शलवार कमीज पहना दो, वो किसी की भी तस्वीर किसी किस्म की भी बना देता है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपने देखा तनकीद हो रही है। इवन के बरतानिया में भी उसके ऊपर तनकीद हुई, उसके साथ साथ दीगर ममालिक में भी तनकीद हो रही है और एक्स पे भी आप देखते हैं कि बहुत सारी बहस चल रही है। और मैंने आपके साथ वो एक व्लॉग के अंदर शेयर भी किया था कि पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो ग्रॉक को ट्वीट करके बता रहे हैं, ग्रॉक मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता, तुमने मेरी पिक्चर जो है एडिट नहीं करनी, और नीचे ग्रॉक कहता है ताबेदार, मसला ही कोई नहीं, और उसी के नीचे कोई बंदा लिखता है कि इसकी ये तस्वीर एडिट कर दो, ग्रॉक वो कर देता है। तो वो बड़े खतरनाक एक मसला बना हुआ है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। और अब मलेशिया ने और इंडोनेशिया ने ग्रॉक को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि जो डीप फेक्स वो बनाता है, जिस किस्म की पिक्चर्स बनाता है, वो उसके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है। अच्छा जी, ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं, जहां पे हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हो रहे थे, अब वहां पे हुकूमत के हक में भी मुजाहरे हो रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं और ईरान ये कहता है कि भाई इसमें अमेरिका का हाथ है, इसराइल का हाथ है, वो हमारी हुकूमत को गिराना चाहते हैं। लेकिन ये मुझे ये लगता है कि काफ़ी अरसे के बाद ईरान में हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज मिला है, एक बड़ा चैलेंज उनको नज़र आ रहा है, क्योंकि पहली दफ़ा ईरान की हुकूमत भी एक्सेप्ट कर रही है कि बहुत सारे लोग जो मुजाहरे कर रहे हैं वो लेजिटिमेट मुजाहरे कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, महंगाई से लोग मुतासिर हो रहे हैं। और मैंने पहले भी व्लॉग के अंदर आपके साथ तफसीलात शेयर की थी कि ट्रेडिशनली जो लोग रजीम को सपोर्ट करते हैं, कंजर्वेटिव, उनमें से ऐसे कारोबारी लोग, ऐसे कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इस एहतजाज में शामिल हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई है, हमारा कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि एक वजह उसमें यह भी है कि जो डॉलर है वो कुछ कारोबारी लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलता था, वो सब्सिडी भी खत्म हुई है, उसकी वजह से ये जो कारोबारी तबका है वो भी एहतजाज में शामिल हुआ। तो ईरान की हुकूमत भी ये मानती है कि लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं लोगों के, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका जिस किस्म के बयानात दे रहा है, इसराइल जिस किस्म की बातें कर रहा है, और अब तो यूरोपीय पार्लियामेंट में ईरान के जो सफीर हैं या उनके जो नुमाइंदे हैं उनके दाखिले पे पाबंदी लगा दी गई है। क्या कभी उन्होंने इसराइल के सफीर के दाखिले पे पाबंदी लगाई है? इसराइल जो कुछ कर रहा है वहां पे, जो कुछ गजा में हुआ, दीगर जगहों पे होता है, लेकिन ईरान के मामले पे लगता यह है कि मगरिब की कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से वहां पे रजीम चेंज हो जाए, वहां पे हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए और इसराइल के लिए एक और फ्रेंडली हुकूमत खित्ते के अंदर खड़ी की जाए, जिस तरह बहुत सारे आगे पीछे के ममालिक के अंदर फ्रेंडली हुकूमतें खड़ी की गई हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि शाम में वो जो जिसके सर की कीमत $10 मिलियन थी और माजी में कहा जाता था कि उसका ताल्लुक अलकायदा से है और बहुत सारे लोग कहते थे कि वो बहुत बड़े मुजाहिद हैं, उनकी हुकूमत तो आ गई अलशरा साहब की, लेकिन उन्होंने जनाब एक डील कर ली है इसराइल के साथ। पेरिस में ये डील हुई है, उस डील के तहत इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं उनको बेहतर करने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी। तो खित्ते के अंदर जो भी हुकूमतें हैं, अमेरिका की कोशिश है कि वो सारी इसराइल नवाज हों, अगर इसराइल नवाज ना भी हों तो कम अज कम इसराइल को उनसे कोई खतरा ना हो। तो ईरान के अंदर भी वो एक इसी किस्म की हुकूमत चाहते हैं। अच्छा, कुछ प्रोपोगेंडा ये भी किया जा रहा था कि शायद कोई पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो सकती है ईरान के खिलाफ। ये पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में पहले भी बता दिया था मगरिब को, अमेरिका को, कि ऐसा नहीं हो सकता कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो, बल्कि ईरान के ऊपर जब हमले हुए तो पाकिस्तान जिस हद तक ईरान की मदद कर सकता था पाकिस्तान ने की भी, और ईरान ने उसका बड़ा शुक्रिया भी अदा किया। वैसे नहीं, यहाँ पे ईरानी क़यादत आई थी, उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा शुक्रिया अदा किया कि जब इसराइल उनके ऊपर हमले कर रहा था तो ऐन मुमकिन है कि बहुत सारी कीमती चीज़ें जो हैं उनकी इधर उधर उनको मदद करने में पाकिस्तान ने भी उनकी मदद की हो। देखो ना, जहाज शहाज होते हैं, कोई इधर चला जाए, जहाज उधर चला जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इस तरह की खबरें भी आती रहीं, पर एनीवे यकीनन पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक उनकी मदद की इसराइल के खिलाफ, जिसकी वजह से ईरानी क़यादत जहाँ पे आई उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, बल्कि ईरान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। तो कोई ना कोई वजह तो होगी। तो ये जो खबरें दी जा रही हैं कि जी पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, ये सरासर प्रोपेगेंडा है, झूठी खबरें, इनमें कोई सदाकत नहीं है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।